बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट आज छेड़ दिया। अगर उस पर बात करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ रात 12 भी बज जाएंगे तो भी बात पूरी होगी नहीं, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। अब मैं आपकी इस बात से मानता हूं कि एक तरफ तो ऐसे सच्चे पत्रकार हैं, 3 तो मैं देख ही रहा हूं अपने इस आपके चैनल पे, और उसके अलावा मेरा ख्याल इस देश में करीब करीब, क्योंकि मैं भी कुछ चैनलों पे जाता हूं, 50 के करीब या 100 के करीब ऐसे पत्रकार हैं जो एक मिशनरी झील के साथ काम कर रहे हैं, जिनको चवन्नी मिलती नहीं है। सिर्फ उनके दिल में एक टीस है कि हमारे देश में इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो नहीं बननी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। उस टीस को लेकर के अपना समय देते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और अपने को खतरे में भी डालते हैं तमाम तरह के, और कुछ को थ्रेट्स भी मिलती है अलग अलग किस्म की, या लोग अब बात करना छोड़ देते हैं आपके मोहल्ले के, यार आप तो उस चैनल पे ऐसी बात करते हो। आप देखते हैं ना सोशल जिसको होता है। चलिए मैं उस बात पे नहीं जाता, और ये तय हो जाता है कि भाई फलाने फलाने एंकर का बहिष्कार होगा, ये सब बकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये प्रेस रिलीज होती है। दिनेश जी आपने हमने सबने देखी वो। उसके बाद जो है कमलनाथ जी उस नविका कुमार की नाव में बैठ जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। तो वो एक पुरानी फिल्मों का गाना था ना कि गैरों पे करम अपनों पे सितम है, जाने वफा ये ठीक नहीं। तो कुछ ये उसी तरह जुल्म की ना बात कर, समझ, ये जुल्म ये ना कर। जुल्म ना कर, तो ये जुल्म होता है। अच्छा, आप एक बात कर रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आप खुल्लम खुल्ला प्राइवेसी में नहीं बकायदा कैमरों में, और आप उसका प्रचार भी कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर के चरणों में दंडवत हो जाते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि ताला तो हमने ही खुलवाया था। वो बाबा बागेश्वर दिनेश जी खुल्लम खुल्ला कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या वो आपकी फिलॉसफी को समर्थन करता है? या तो ना न्यूट्रल संत तो आप जाओ, बड़ी खुशी की बात है। वो पॉलिटिकल संत है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। पटना में हो गया, बोला जी हर घर पे एक झंडा लगा लो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस तरह की बातें करता है वो। तो आप उसकी बात करते हो। तो दिनेश जी कुल्लिम कुल्ली चीज ये है कि जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के जो जिसको कहते हैं कि सिपह सालार या सेनापति जो हैं, वो खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी की विचारधारा को गलत बताते हैं, वो उस विचारधारा की खिलाफत करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मोदी जी के उसमें पार्टी में कोई इस तरह की बात कर सकता है कि मोदी जी की जो एक विचारधारा तय हो जाए या विचार तय हो जाए, उसको करते हैं। अब एक तरफ जब बात आती है मध्य प्रदेश की, इंडिया अलायंस बना हुआ है, इंडिया अलायंस का दिनेश जी कितना एक मोमेंटम बन गया था, एक माहौल बन गया था पूरे देश में। उस इंडिया अलायंस को आप नहीं नहीं इसको फॉर द टाइमिंग सस्पेंड कर देते हैं जी, विधानसभा चुनाव आ गए, उसके अपने कारण बताए जाते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारा बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, फिर हम लोकसभा की टिकटें ज्यादा मांग पाएंगे, ठीक है। अब पार्टी में राहुल गांधी एक संत पुरुष है दिनेश जी, बहुत अच्छे इंसान है, और मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं उनका मुरीद हूं, मैं उनके पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा प्रभावित हूं उनकी बातों से। एक उनकी जो इंसानियत है, तो एक तरह से देवता की तरह व्यवहार करते हैं अगर देखा जाए। अब उनकी बातों को इस पार्टी में मान कौन रहा है? आपको मालूम होगा दिनेश जी कि ओम प्रकाश राजभर ने 100 गालियां दे रखी हैं योगी को, बड़ी भद्दी भद्दी, और 100 गाली अमित शाह को और मोदी को दे रखी हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वो ओपी राजभर को गले लगाते हैं और उसको सम्मानजनक स्थान देते हैं अपने अलायंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप अलायंस मत करो, आप मना कर दो कि हमने नहीं अलायंस करनी, कोई बात नहीं, आपकी पार्टी है, जैसे मर्जी करो। लेकिन जब अलायंस की बात आती है और बात चल पड़ती है, और वो ये है कि भाई जिन स्थानों पे आप दूसरे नंबर पे रहे थे दिनेश जी, वहां पे आप हक बनता है। मान लो कोई बीजेपी से लड़ा और दूसरे नंबर पे रह गया, तो वो सीटों पे आपका अधिकार बनता है। अब समाजवादी पार्टी का 6 सीटों पे इस तरह से अधिकार बनता है जिसपे वो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे रही थी, उसकी बात चलती है। अचानक रात को 1-1:30 बजे वही 6 सीटों के कैंडिडेट्स कांग्रेस से डिक्लेयर हो जाते हैं। इस तरह से नहीं होता ना दिनेश जी आपस में। और फिर आप सार्वजनिक रूप से कैमरा लगा हुआ है, एक रिपोर्टर माइक लगा रहा है, आप कह रहे हो कौन होता है अखिलेश वखिलेश, आप इस तरह से डेरोगेटरी वे में बात करते हैं। अब देखो वो ओपी राजभर से किस तरह से बात कर रहे हैं,
और आप अपनी ही एक अलायंस के उसके बारे में आप किस तरह से बात कर रहे हैं? जमीन आसमान का आपका फर्क है। अच्छा, जो सलाहकार है ना दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी का इतना दबदबा था, मैंने देखा 89 तक, मतलब जिसको टिकट दे दी, आप किसी को भी टिकट दे दो, ये भी कहा जाता था कि आपने खंबे में भी टिकट बांट दी ना, वो खंबा भी जीत जाएगा। इस तरह से माहौल था, इस तरह समर्थन था। लेकिन दो घटनाएं हुई दिनेश जी। एक तो राजीव जी नए नए राजनीति में आए थे, उनके जो सलाहकार थे, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, उन्होंने सलाह दे दी कि ये ताला खुलवा दो, जिसका जिक्र अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने तो ताला भी खुलवाया था। ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ा। फिर आपने एक वो शाह बानो वाला मामला कर दिया, उससे रिएक्शन हो गया। बीजेपी कहां थी? बीजेपी जो 2 सीट पे सिमटी हुई थी 1984 में। उसके बाद जब मंडल कमीशन लगा तो सलाहकारों ने कह दिया जी इसका विरोध कर दो, तो राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध कर दिया। अब ये सारी चीजों की वजह से आप देखिए 1990 से लेकर के आज तक 33 बरस हो गए हैं। 33 बरस में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है ये कांग्रेस उभर नहीं पाई है, क्योंकि ओबीसी और मुस्लिम्स जो वोट दिया करते थे कांग्रेस को, वो छिटक गए। अब जोड़ने का जब मामला आता है, मेरे पास एक आंकड़ा है दिनेश जी, आज आपने आंकड़े दिखाए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप साउथ की बात करते हैं कि साउथ में किस तरह से रोक के रखा हुआ है। अब तमिलनाडु में एक है जिसको वो कहते हैं सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, उसमें देख लीजिए आप कितनी पार्टियों को उन्होंने जोड़ रखा है। डीएमके 173 सीटों पे लड़ती है, 173 पे लड़ी। एमडीएमके है एक पार्टी, वहां पे 6 सीटों पे लड़ती है। केएमडीके है वो 3 सीटों पे लड़ती है। एमएमके है वो 2 सीटों पे लड़ती है। एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से चल रही है, 1 सीट पे वो भी लड़ती है। एक टीवी के है वो 1 सीट पे लड़ती है। एमवी के है वो 1 सीट पे लड़ती है। उसके बाद एक एटीपी है वो 1 सीट पे लड़ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 25 सीटें देते हैं, सीपीआई को 6, सीपीएम को 6, और एक वीसी के पार्टी है उसको 6। कितनी पार्टियों का अलायंस है सर? अगर वो अलायंस ना करें, एक एक पार्टी चाहे उसको एक टिकट दी जा रही है, ये आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अब क्या हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी उनकी एक ताकत है, लगातार बीजेपी लगी हुई है कि किसी तरह जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ लिया जाए। ये तो जयंत चौधरी है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की एक लीगेसी है, वो उनकी बातों में नहीं आ रहा, तो उसको तमाम तरह के आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, आपको ये कर देंगे, इतनी टिकटें भी दे देंगे लोकसभा में, इतनी विधानसभा में दे देंगे, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद में जो बात असली कहना चाहता हूं, अभी अजय जी बहुत अनुभवी हैं और मेरे से शायद उम्र में भी बड़े हैं। अजय जी ने ये बात कही कि भाई मध्य प्रदेश में कोई समाजवादी की, बहुजन समाज की या गोंडवाना पार्टी जो लड़ी वगैरह है वहां पे, उनकी ज्यादा कोई से है नहीं। तो दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में कितने वोट कांग्रेस लेके आई थी पिछले चुनाव में विधानसभा के? 2.23%। ठीक है, तो जो बात आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, वही बात फिर कांग्रेस के बारे में उत्तर प्रदेश में भी कही जा बिल्कुल सकती है। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो उनको अजय जी, 3% से अधिक शेयर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं 3% से अधिक शेयर नहीं देना चाहिए। अजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने वो समय भी देखा है दिनेश जी, और मैं तो 1972 से राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट लेकर के देख रहा हूं उसको। मुलायम सिंह की जो समाजवादी पार्टी थी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होता था, फिर भी मुलायम सिंह अमेठी में और रायबरेली में अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते थे पार्लियामेंट चुनाव में। अजय जी, मैं अगर गलत बोल रहा हूं मेरे को टोक दीजिएगा। बिल्कुल सही, जबकि विधानसभा उनके चुनाव खिलाफ में नहीं देती अमेठी थी। में और रायबरेली में उनके बहुत कैंडिडेट जीता करते थे समाजवादी पार्टी के। मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस भी उनके खिलाफ नहीं खड़ी करती थी, वो भी नहीं खड़ी करते थे। ठीक है, तो लेकिन विधानसभा में, रायबरेली में, अमेठी में आपने देखा क्या रहता था? समाजवादी पार्टी जीतती थी वहां ज्यादातर विधानसभा की सीटें। तो एक आपको देखो, आप बड़ी ताकत से लड़ रहे हो ना, और कितनी खतरनाक ताकत से लड़ रहे हो, आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा दिनेश जी। आपको हर एक को अपना भाई मानना पड़ेगा। कोई कमजोर भी है ना,
आप उसको भाई की तरह मान के चलो, उसको मान सम्मान दो। और ये रणनीति भी है। मैंने ओपी राजभर का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, कितनी गालियां देने वाला व्यक्ति है वो, आप उसको भी गले लगा रहे हैं। क्यों? आपने चुनाव जीतना। आज जैसे है ना, अर्जुन की आंख जो है वो चिड़िया की आंख पे अर्जुन की दृष्टि थी, वो वाला लक्ष्य लेकर के आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि 2024 का चुनाव, दिनेश जी, मेरा मानना यह है कि अगर इसमें ऊक चूक हो गई, मतलब आप 1% चांस नहीं ले सकते, इसमें ऊक चूक हो गई तो आपका संविधान बदलने जा रहा है। ये आपके संविधान के लिए चुनाव हो रहा है, ये अगले 5 वर्ष की सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा। और फिर जी वो परिवर्तन संविधान में हो जाएंगे जो हमारे जैसे लोग पसंद नहीं करेंगे उन परिवर्तनों को। जी जी